महाराष्ट्र और झारखंड में चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है। साथ ही राजस्थान की 7 सीटों पर भी उपचुनाव होना है और बीजेपी हमेशा चुनाव के लिए तैयार रहती है। तो ऐसे में क्या इस बार भजनलाल शर्मा जो हैं वो ट्रम्प कार्ड्स साबित होंगे, जैसा कि हरियाणा में नायब सिंह सैनी हुए? दूसरा ये कि बीजेपी के लिए हरियाणा की जीत के कितने खास मायने हैं, क्या मायने हैं? देखिए, मैं आपके दूसरे प्रश्न का उत्तर से शुरू करता हूं। हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी की विजय, 10 साल तक जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, डबल इंजन की सरकार ने वहां काम किया, जो पर्ची और खर्ची का नैरेटिव वहां बना हुआ था, उसको तोड़ने में सफलता प्राप्त की। जातिवाद से, भाई भतीजावाद से, माफियावाद से, इन सब से ऊपर उठ करके और एक स्वच्छ प्रशासन दिया। बिल्कुल सर। नैरेटिव चाहे कितने भी गढ़ने की कोशिश की गई होगी, लेकिन जब धरातल पर जाकर के अनुभव करते थे तो ये लगता था कि प्रदेश की जनता अभी भी भारतीय जनता पार्टी को मौका देने के लिए तैयार है जी। और वो धरातल पे सामने चुनाव के परिणाम में दिखाई भी दिया। लेकिन पूरे देश भर में जिस तरह का एक फॉल्स नैरेटिव बनाया गया था, षड्यंत्र पूर्वक बनाया गया था, संविधान को बदलने का, केवल संविधान को बदलने का नहीं, भारतीय जनता पार्टी तो बस अब जैसे जाने ही वाली है, इस तरह का नैरेटिव खड़ा किया गया था। वाकई आज उनके मंसूबे भी धराशायी हो गए, इरादे भी धराशायी हो गए और उनके जलेबी भी धराशायी हो गए। और अब अगर मैं राजस्थान के परिप्रेक्ष्य में बात करूं, जो 7 सीटों पर चुनाव होने, उनमें से ट्रेडिशनली भारतीय जनता पार्टी की एक ही सीट है। जी जी जी। आप तय मानिए, हम एक से अनेक होने वाले हैं। सर, मैं एक सवाल करना चाहता हूं राजस्थान पे, क्योंकि आपने जीत का जिक्र किया। राजस्थान में कई जगह पर एक बहुत बड़ी साजिश देखी जा रही है। योगी आदित्यनाथ जी ने हाल ही में कहा, प्रधानमंत्री ने भी कहा कि बटेंगे तो लोग महफिल सजाएंगे। लेकिन क्या आपको लगता है कि साजिशन की जा रही, क्योंकि जहां से आप आते हैं और आप चर्चा में बता रहे थे कि पाकिस्तान भी करीब है, लेकिन वहां इस तरह से माहौल बनाया जा रहा है, यात्राओं पर पत्थर फेंकना, क्या ये बहुत बड़े एजेंडे पे काम किया जा रहा है? देखिए, पिछले 5 साल तक 2023 से पहले जिस तरह की मानसिकता की सरकार राजस्थान में थी, दुर्भाग्य से उन्होंने अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं की पूर्ति के लिए जो समाज को बांटने की परंपरा और नीति कांग्रेस की थी, उसको बहुत तेज गति के साथ में वहां बढ़ाया था। जो घटनाएं शुरुआत के दौर में हुई, चाहे करौली से लेकर के प्रारंभ हुआ, हाँ, करौली में हुई, मांडलगढ़ में हुई, भीलवाड़ा में हुई, जोधपुर में हुई और अनेक उस कालक्रम में अनेक घटनाएं हुई। उसकी परिणति कन्हैयालाल टेलर की सिर धड़ से अलग करने तक जाकर के हुई। इस पूरी सीक्वेंस को अगर उठा करके देखिए, पहली घटना के बाद में जिस तरह का तुष्टीकरण हुआ, गिरफ्तारी में तुष्टीकरण, कार्रवाई में तुष्टीकरण, चालान पेश करने में तुष्टीकरण, उसके बाद में जमानत में तुष्टीकरण, मुआवजा देने में तुष्टीकरण, ये जो तुष्टीकरण का नंगा नाच किया गया, उसने इस तरह की अलगाववादी, बिखराववादी मानसिकता के लोगों को प्रश्रय दिया। राजस्थान के लोग समझ उनको खाद पानी दिया। हाँ। और उसके चलते हुए ये सारी सीक्वेंस हुई, सारे सीक्वल हुए। लेकिन मैं ये मानता हूं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद 2023 में जब उनके मंसूबे धराशायी हो गए, तब इस तरह की मानसिकता और इस तरह की ताकतें जिनको प्रश्रय देकर के राजाश्रय में खड़ा किया गया था, उनके मंसूबे भी अब धराशायी हो गए, उनके मोरल्स भी अब जमीन पर आ गए। ये महाराष्ट्र में भी नहीं चलने वाला है, झारखंड में भी नहीं चलने वाला है? निश्चित रूप से नहीं चलेगा। सर, आखिरी सवाल, क्योंकि अब समय की थोड़ी कमी है, लेकिन इसी बीच ये समझना चाहेंगे, बटोगे तो कटोगे, बीजेपी का क्या एक नया नारा ये बनता जा रहा है? एक ये भी कहा जा रहा है कि बटोगे तो महफिलें सजाई जाएंगी। क्या ये माने कि विपक्ष का जो एक जाति वाला नैरेटिव था, जो चक्रव्यूह था, उसको यहाँ पर काटने का, बांटने का जो तरीका है, वो बीजेपी ने खोज लिया है? देखिए, समाज संगठित हो, सामूहिकता के साथ में काम करो, वो हमेशा ही शक्तिशाली होता है और प्रोडक्टिव भी होता है। अंग्रेजों ने बांटने की नीति के साथ में काम किया और अंग्रेजों से विरासत में मानसिकता लेकर के कांग्रेस पार्टी ने भी पहले देश को बांटा, पहले धर्म के आधार पर बांटा, मजहब के आधार पर बांटा, बोली के आधार पर बांटा, जाति के आधार पर बांटा, ऊंचे और नीचे के नाम पर बांटा, अमीर और गरीब के नाम पर बांटा, अगड़े और पिछड़े के नाम पर बांटा और बांट करके सत्ता की कुर्सियों का सुख भोगने का काम किया। और उसके चलते हुए कीमत अगर किसी ने चुकाई तो भारत ने चुकाई। जिन लोगों ने आज़ादी की लड़ाई में अपने आप को समर्पित कर दिया था, अपने आप को भारत माता की बलिवेदी पर आहूत कर दिया था, उन लोगों के सपनों ने उसकी कीमत चुकाई। बंटोगे तो जो है वो कटोगे,
बंटोगे महफिलें तो सजेंगी। महफिलें सजाई जाएंगी। अब भारत बंटने को तैयार नहीं, अब भारत एकजुट होकर के आगे बढ़ने के लिए माननीय प्रधानमंत्री सर, के मैं एक लिस्ट नेतृत्व देख में रही काम थी कर कि रहे हैं। सबसे ज्यादा अगर टूरिस्ट की हम बात करें तो भारत में बांग्लादेश से आते हैं, और अब जिस तरीके से वहां सत्ता परिवर्तन हुआ है, तो ऐसे में जो कदम भारत की तरफ से उठाए गए, क्या वो सफिशिएंट है और इस पर क्या कदम आगे उठाया जाएगा? देखिए, मुझे लगता है कि ये थोड़ा सेंसिटिव विषय है, लेकिन भारत की सीमाएं सुरक्षित हैं, अभेद्य हैं, और किसी भी तरह का 1% भारत के 140 करोड़ लोगों के मन में कहीं कोई संदेह होने की आवश्यकता भी नहीं है और गुंजाइश भी नहीं है। गजेंद्र सिंह शेखावत, अपने आप को आगे किस मुकाम पर देखते हैं, क्योंकि लगातार आपका पॉलिटिकल ग्राफ बढ़ता जा रहा है, 3 बार के सांसद, 3 बार के मंत्री। ये आखिरी सवाल, आगे नेक्स्ट आप कहाँ देखते हैं खुद को? देखिए, मैं जिस विचारधारा से आता हूँ, जिस परिवार से आता हूँ, वहाँ व्यक्ति कौन, कब, कहाँ, किस भूमिका में काम करेगा, ये तय करना व्यक्ति का काम नहीं है, ये परिवार के लोगों का काम है। मैं जब छात्र संघ की राजनीति से आया था, तब लोग सोचते थे कि मुझे आकर के राजनीति में काम करना चाहिए, जो अमूमन सभी स्टूडेंट पॉलिटिशियंस करते हैं। बिल्कुल। मैंने 20 साल तक सीमा पर काम किया। जी जी जी। जब संगठन ने तय किया कि मुझे डे टू डे पॉलिटिक्स में आकर के काम करना चाहिए, मैं यहाँ कर रहा हूँ। कल अगर संगठन तय करेगा कि मुझे जाकर के आने वाले समय में वनवासियों के बीच में काम करना है या सेवा के किसी प्रकल्प के साथ में काम करना है, तो मैं उसी उत्साह के साथ, उसी और ऊर्जा ये के बीजेपी साथ, का हमेशा से रहा है प्रियंका। उसी दमखम के साथ काम करूंगा, क्योंकि जहां भी करूंगा हाँ। वहां मैं ये जानता हूं कि जहां भी काम करूंगा वहां अंतिम लक्ष्य एक ही है, और वो है भारत यानी माता आपने की अपना जय। जीवन समाज की सेवा के लिए समर्पित कर दिया है। गजेंद्र सिंह शेखावत जी, आप रिपब्लिक भारत के राष्ट्रीय सर्वोपरि सम्मेलन में आए, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया अपना कीमती समय हमें देने के लिए। थैंक यू।